नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश पढ़ा था। इसमें क्या था कि पराग नलिका बीजांड में चाहे किसी भी तरीके से प्रवेश करे, भ्रूणकोश में प्रवेश हमेशा बीजांड द्वार से होता है। अब बीजांड द्वार से प्रवेश करने के बाद पराग नलिका सहाय कोशिका के जीवद्रव्य में जाकर के आगे से फट जाती है और दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल बायो हब बाई वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आज का टॉपिक है द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन। द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ भाई, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन किसे कहते हैं? यानी निषेचन क्रिया कितनी बार हो? 2 बार हो, उसे 2 बार निषेचन। द्वि यानी 2 बार, निषेचन यानी निषेचन की क्रिया, यानी निषेचन की क्रिया कितनी बार हो? 2 बार हो। आवृत बीजों का ये मुख्य लक्षण होता है, आवृत बीजों की ये मुख्य विशेषता होती है कि उनमें, उनके जो बीजांड है उनमें भ्रूणकोश में निषेचन की क्रिया 2 बार संपन्न होती है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि पराग नलिका ने 2 नर युग्मक सहाय कोशिका के जीवद्रव्य में छोड़ दिए। ये जैसे 2 नर युग्मक हैं, इनमें से ये एक नर युग्मक अंड कोशिका किसके साथ? अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा, अंड कोशिका के साथ। ये भी नर युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। किसके साथ जुड़ गए? अंड कोशिका के साथ जुड़ गया और क्या बना लेता है? एक कोशिक द्विगुणित युग्मनज बना लेता है। ये 2n है। कैसा है? 2n है। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक, ये क्या है? द्वितीयक केंद्रक हैं। कहां पे पाए जाते हैं? ये केंद्रीय कोशिका में। तो ये n और ये n प्लस n बराबर 2n हो जाते हैं। n प्लस n बराबर 2n, यानी यहां पे संरचना कैसी बन जाएगी? 3n बन जाएगी, यानी 3 केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। हाँ भाई, निषेचन क्रिया के अंदर एक ये निषेचन हुआ, ये नर युग्मक है, ये दोनों क्या है? नर युग्मक। एक नर युग्मक किसके साथ? अंड कोशिका से जुड़ा, क्या बनाया? द्विगुणित युग्मनज बनाया। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रकों के साथ जुड़ा, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किया। अब देखें, ये जो पहला जो निषेचन हुआ है जिसके अंदर एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ा है, इसको अपन युग्मक संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक संलयन, या इसको सत्य निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य निषेचन, या इसको प्रथम निषेचन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम निषेचन भी कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है। द्विगुणित क्या बनता है? युग्मनज बनता है। यानी प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन या युग्मक संलयन क्रिया के दौरान
एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। अब दूसरा जो नरयुग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से जुड़कर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कर रहा है। इस प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं त्रिक संलयन। त्रिक संलयन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 अगुणित ये दोनों n+n है, इसको दोनों को मिला के 2n लिखा है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको अपन ने क्या कहा है, त्रिक संलयन। युग्मक संलयन, देखो एक बार तो क्या हुआ, प्रथम निषेचन, ये क्या है, दूसरा निषेचन, अर्थात हम कह सकते हैं युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन। युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन को युग्मक संलयन प्लस त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की, द्विनिषेचन की खोज किसने की भाई, नावासिचन ने। कब की, 1898 में। किसमें की, फ्रीटिलेरिया एवं लीलियम पादप में। किसमें की, फ्रीटिलेरिया और लीलियम पादप में। अगर आपसे कोई पूछे कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे कि जब परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है, तो 2 नरयुग्मकों को वहां पे छोड़ देती है, जिनमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से जुड़ करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है, जिसे हम युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहते हैं। दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, जिसे हम त्रिक संलयन या दूसरा निषेचन कहते हैं। युग्मक संलयन और त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा जाता है। इसकी खोज नावासिचन ने 1898 में फ्रीटिलेरिया और लीलियम पादप में इसकी खोज की। अब ये अगर आपसे पूछे कोई कि भाई आवृत बीजों की एक मुख्य विशेषता बताओ, तो आप क्या कहोगे, अभी बताया था कि आवृत बीजों में दोहरा निषेचन पाया जाता है जो अन्य पादपों में नहीं मिलता। ये आवृत बीजों की एक मुख्य विशेषता है। त्रिक संलयन को कभी कभी दूसरा निषेचन, यहाँ पे आ चुका है, त्रिक निषेचन को अपन दूसरा निषेचन भी कह सकते हैं। त्रिक संलयन सामान्यतः युग्मक संलयन से पहले होता है। ये बात ध्यान रखना कि ये क्रिया है, ये त्रिक संलयन की जो क्रिया है ये युग्मक संलयन से पहले होती है। यानी त्रिक संलयन सामान्यतया युग्मक संलयन से पहले होता है। अगर इस चीज को समझना चाहें तो एक बार समझना, त्रिक संलयन से क्या बन रहा है, भ्रूणपोष बन रहा है। क्या बन रहा है, भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष क्या करता है, परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण देता है। क्या देता है, ये पोषण देता है, यानी खाने का इंतजाम इसके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे मान लो युग्मनज पहले बन जाएगा और ये भ्रूणों का निर्माण करेगा, तो उसको पोषण कहाँ से मिलेगा, पोषण नहीं मिल पाएगा। इसलिए पोषण के लिए पहले भ्रूणपोष बनता है इस, और बाद में युग्मनज बनता है, और युग्मनज फिर पोषण प्राप्त करते हुए और भ्रूण में तब्दील हो जाता है या बदल जाता है। अब देखो द्विनिषेचन का महत्व।
द्विनिषेचन का महत्व। हाँ भाई, द्विनिषेचन में प्राथमिक निषेचन से या पहले निषेचन से द्विगुणित भ्रूण बनता है। पहले निषेचन से तो क्या बनता है? द्विगुणित भ्रूण बनता है। एवं दूसरे निषेचन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब ये जो भ्रूणपोष है वो परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। पादप भ्रूण वैज्ञानिकों के अनुसार भ्रूणपोष में मात्रक एवं पैतृक लक्षण दोनों के दोनों लक्षण है, क्योंकि यहाँ पे ये नर के लक्षण है, ये मतलब पिता के लक्षण आ गए, ये माता के लक्षण, अर्थात भ्रूणपोष में मात्रक और पैतृक दोनों लक्षण होने के कारण यह संकर ओज प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? संकर ओज प्रदर्शित करता है। इसके अलावा बीजों की जीवन क्षमता हेतु युग्मक संलयन और त्रिक संलयन आवश्यक है। भाई ध्यान रखना कि युग्मज के अलावा भ्रूणपोष में भी मात्रक और पैतृक दोनों लक्षण होते हैं। अब हम बात करें भ्रूणपोष की। भ्रूणपोष, हाँ भाई, भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? त्रिक संलयन से। त्रिक संलयन से क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष कैसा होता है अगर आपसे पूछ ले? त्रिगुणित होता है। कैसा होता है भ्रूणपोष? त्रिगुणित होता है। यह क्रिया कब होती है त्रिक संलयन की? युग्मक संलयन से पहले होती है सामान्यतः। अगर हम अनावृत बीजियों की बात करें, किनकी? अनावृत बीजियों की बात करें। ये बात कर रहे थे हम आवृत बीजियों की, यानी जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में, अनावृत बीजियों में अगर आपसे कोई पूछ ले भ्रूणपोष कैसा होता है तो आप क्या कहोगे? एन प्रकार का होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। आवर्त बीजियों का भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होता है, अनावर्त बीजियों का भ्रूणपोष अगुणित होता है। भ्रूणपोष परिवर्तित होते हुए भ्रूण को क्या देता है? पोषण देता है। विकास के आधार पे, यानी डेवलपमेंट के आधार पे, विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। विकास के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे भ्रूणपोष 3 प्रकार का है। पहला भ्रूणपोष होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा होता है हेलोबियल भ्रूणपोष। केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल भ्रूणपोष। अब हम बात कर रहे हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष की, यानी इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या हुआ? ये त्रिगुणित ये 3n क्या बन गया? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया। क्या बन गया? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया। यह स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन करेगा, लगातार क्या करेगा? केंद्रकीय विभाजन करेगा और कई केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? बहुत से केंद्रक बना लेता है। ये केंद्रक परिधीय, यानी परिधीय सिरों में ऐसे विन्यासित, परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं तथा बीच में एक बड़ी रिक्तिका, ऐसे ये एक रिक्तिका बन गई, एक बीच में बड़ी रिक्तिका बन जाती है
कुछ समय के बाद में केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाने से ये भ्रूणपोष किस में बदल जाता है? कोशिकीय में बदल जाता है। यहाँ पे केवल केंद्रक हैं। देखो केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होगा, जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है, ये क्या किया, जैसे ये भ्रूणपोष है और इसने डिवाइडेशन करके यहाँ पे ऐसे बहुत से केंद्रक बना ली और बीच में क्या बन गई, ऐसे रिक्तिका बन गई। तो ऐसे भ्रूणपोष को हम क्या कहेंगे? केंद्रकीय, यानी इसमें एक ही कोशिका में बहुत से केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। बाद में इनके चारों ओर कोशिका भी बन जाती है और भाई बाद में ऐसे कोशिका बन जाएगी तो ये क्या बन जाता है? कोशिकीय बन जाता है। यानी 56% के करीब आवृत बीजियों में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। अपन बात करें कच्चा नारियल, इसका जो पानी होता है, कच्चा नारियल का पानी, वो एक प्रकार का केंद्रकीय भ्रूणपोष है। कैसा भ्रूणपोष है? केंद्रकीय भ्रूणपोष है। और जो उसके सफेद गिरी होती है, जो उसकी सफेद गिरी होती है, वो एक प्रकार से कोशिकीय भ्रूणपोष है। हाँ भाई, जो कच्चे नारियल का पानी है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष है। इस भ्रूणपोष के तरल में अनेक केंद्रक हैं, वो तैरते रहते हैं, अतः इसे दूसरा नाम भी दिया गया है द्रव भ्रूणपोष। क्या नाम दिया गया है? द्रव भ्रूणपोष। हाँ भाई, विकास के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अपन पढ़ रहे थे केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसमें जो प्राथमिक त्रिक संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है त्रिगुणित, वो प्राथमिक भ्रूणपोष का जो केंद्रक है, ये वाला केंद्रक, ये केंद्रक बार बार में अपने अंदर केवल केंद्रक वाले भाग में विभाजन करेगा और बहुत से केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। ये केंद्रक परिधि में विन्यासित होकर के बीच में एक रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे भ्रूणपोष को अपन केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। सामान्यतः 56% आवृत बीजियों में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। जैसे हम बात करें कच्चे नारियल का जो पानी होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। तरल होने के कारण उसे द्रव भ्रूणपोष भी कहते हैं। और जो सफेद गिरी होती है उसकी, वो क्या होती है? कोशिकीय भ्रूणपोष होती है। अब दूसरा अपन लें कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष, इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक है वो प्रत्येक विभाजन के साथ, जैसे ये केंद्रक था, इसने 2 केंद्रक बना लिए तो इनके चारों ओर कोशिका बन गई। एक ये अलग कोशिका बन गई, ये अलग कोशिका बन गई। फिर इसने और बना लिए, जैसे ये अलग बन गई, ये अलग बन गई। इसने जैसे और बना लिए तो ऐसे, प्रत्येक विभाजन के साथ। कहने का मतलब है इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष का जो केंद्रक होता है वो प्रत्येक विभाजन के साथ प्रत्येक केंद्रक है वो प्रत्येक विभाजन के साथ कोशिका भित्ति बनाता है। कोशिका भित्ति बनाता है। यहां पे क्या हुआ था? प्रत्येक विभाजन के साथ नहीं बना रहा था, केंद्रक बार बार में विभाजित होकर के बहुत से केंद्रकों का निर्माण कर रहा था। यहाँ पे जितने भी बार विभाजित होगा तुरंत क्या बना लेता है? कोशिका भित्ति बना लेता है। अर्थात यह शुरू से व अंत तक, प्रारंभ से और अंत तक कैसा होता है? कोशिकीय अवस्था में होता है। इस भ्रूणपोष में चूस्कांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
सूचकांक पाए जाते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? उदाहरण, गैमोपेटेली का एक सदस्य है बरेस्कम, इसमें ऐसा पाया जाता है। यानी यहाँ पे तो केवल केंद्रक रहेंगे, बाद में हो सकता है ये केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाए। केंद्रक बार बार विभाजित होकर के बाद में इनके चारों ओर कोशिका भित्ति बने, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रत्येक विभाजन के साथ कोशिका भित्ति साथ साथ बनती रहती है। अब तीसरा लेते हैं अपन, हेलोबियल। ये जो भ्रूणपोष है, केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मध्यवर्ती भ्रूणपोष है, यानी केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों का बीच का सा भ्रूणपोष में। इसमें प्राथमिक जो भ्रूणपोष केंद्रक है वो प्रथम विभाजन के साथ तो भित्ति बना लेता है। जैसे ये केंद्रक था, दो भागों में विभाजित हुआ, तो यहाँ तो भित्ति बन गई। पहले विभाजन के बाद तो भित्ति बन जाती है, जिससे एक तो बड़ी आकार में एक तो बड़ी कोशिका बनती है। जैसे ये आकार में बड़ी कोशिका बन गई, ये छोटी बन गई, ये बड़ी कोशिका और ये छोटी कोशिका बन जाती है। निभागी छोर की ओर जो कोशिका होती है, ये जैसे ये निभाग वाला छोर है, इधर की ये कोशिका है, इसका केंद्रक बार बार में ऐसे विभाजित होगा, बार बार में, मतलब केंद्रक है, निभागी छोर की जो कोशिका है उसका जो केंद्रक है वो लगातार विभाजित होगा एवं कोशिका भित्ति इनके चारों ओर नहीं बनेगी। जबकि बीजांड द्वार की ओर स्थित जो कोशिका होती है उसका जो केंद्रक है वो प्रत्येक विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है। अतः यह केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है। केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का कैसा मिला जुला रूप होता है। एक बीज पत्रियों में कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है? हेलोबियल पाया जाता है। इसको एक बार दोबारा से समझ लें। हेलोबियल को एक बार दोबारा समझते हैं। हेलोबियल जो भ्रूणपोष है वो केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का क्या है? मिला जुला रूप है। जैसे अपन समझें, ये त्रिकसलयन से क्या बना? प्राथमिक भ्रूणपोष बना। अब इसमें पहला विभाजन होगा, ये पहला विभाजन हुआ, जिससे क्या बना? दो कोशिका बन गई, एक तो आकार में बड़ी और एक आकार में छोटी। ये तो किधर है? निभाग की ओर, और ये बीजांड द्वार की ओर है। यानी पहले विभाजन से जब दो केंद्रक बनते हैं, उनके तो तुरंत बाद कोशिका भित्ति बन जाती है। अब ये जो निभाग की ओर कोशिका है, इसका केंद्रक बार बार में विभाजित होकर के बहुत से केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। इनके चारों ओर तो कोशिका भित्ति बनती नहीं है, और ये जितनी भी बार विभाजित होगा इनके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है। इस वजह से ये हेलोबियल जो भ्रूणपोष है वो केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों, ये तो केंद्रकीय तरह का हो गया, ये कोशिकीय तरह का हो गया, दोनों का मिला जुला रूप होता है। अब भ्रूणपोष के कार्य क्या है? भ्रूणपोष के कार्य, भ्रूणपोष के कार्य क्या क्या है भाई? भ्रूणपोष का कार्य है, एक तो परिवर्धित होते हुए भ्रूण को, पहला तो क्या हो गया? परिवर्धित होते हुए भ्रूण को क्या करता है? भ्रूण को पोषण देता है। दूसरा, भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में होते हैं।
प्रचुर मात्रा में होते हैं। तीसरा, कोशिकीय भ्रूणपोष में चूसकांग पाए जाते हैं जो बाहर स्थित कोशिकाओं से पोषण का चूषण करते हैं। चौथा, भ्रूणपोषी बीजों के अंकुरण के समय, भ्रूणपोषी बीज कैसे होते हैं? जिनमें भ्रूणपोष शेष रहता है, यानी वे बीज जिनमें शेष भ्रूणपोष पाया जाता है, उन बीजों के अंदर अंकुरण के समय, जब बीज अंकुरित होता है उस समय नवोद्भिद को पोषण देता है। ये भ्रूणपोष के कार्य है। क्या क्या कार्य हैं? परिवर्धित होते हुए एक तो भ्रूण को पोषण देगा, दूसरा भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तीसरा केंद्रकीय जो भ्रूणपोष है उसमें चूसकांग पाए जाते हैं जो बाहर स्थित कोशिकाओं से पोषक पदार्थों का चूषण करते हैं, और चौथा, भ्रूणपोषी बीजों के अंकुरण के समय, कौन से बीजों? भ्रूणपोषी बीजों के अंकुरण के समय नवोद्भिदों को पोषण प्रदान करने का कार्य क्या है? किसका है? भ्रूणपोष का। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है अपना भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन यानी भ्रूण कैसे बनता है? भ्रूण के परिवर्तन का पहला जो अध्ययन है वो क्रूसीफेरी कुल के पादप कैप्सेला में किया गया। किसमें किया गया? कैप्सेला में। किसके द्वारा? हैंस्टीन द्वारा 1840 में ऐसा किया गया। भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के पादप कैप्सेला में हैंस्टीन द्वारा 1840 में किया गया। उनके अनुसार निषेचन के समय, जब निषेचन होता है तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित होता है और द्विगुणित युग्मनज बनाता है। युग्मनज में अब जैसे ये युग्मनज बना, युग्मनज में पहला विभाजन तो कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। ऐसा होगा पहला विभाजन तो कैसे होगा? अनुप्रस्थ होता है। इसके बाद शीर्षस्थ एवं आधारी दो कोशिका बन गई। ये तो शीर्षस्थ और ये वाली आधारीय कोशिका बन गई। ये युग्मनज है। युग्मनज में प्रथम विभाजन हुआ। प्रथम विभाजन कैसा? अनुप्रस्थ हुआ, जिससे दो कोशिका बन गई, एक शीर्षस्थ कोशिका और दूसरी आधारी कोशिका। अब देखो अपन बात कर रहे हैं शीर्षस्थ कोशिका की। शीर्षस्थ कोशिका में लगातार दो अनुदैर्घ्य विभाजन से, अब ये शीर्षस्थ कोशिका है, इसमें लगातार दो अनुदैर्घ्य विभाजन होंगे। इस तरह 4 कोशिका बन जाएंगी। पहले से 2 और दूसरे से 4 कोशिका बन जाती हैं, जो एक बार फिर से क्या करती हैं? अनुप्रस्थ विभाजित होती हैं। अब ये ऐसे विभाजित हो जाएंगे। अब इनसे कितनी कोशिका बन गई? 8 कोशिका बन गई। हाँ भाई, शीर्षस्थ कोशिका में लगातार 2 विभाजन कैसे होंगे? अनुदैर्घ्य होंगे, ऐसे होंगे, और फिर एक विभाजन ऐसे होगा। तो 2 विभाजन अनुदैर्घ्य से 4 कोशिका बनी, और फिर एक अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, जिससे कितनी कोशिका बन गई? 8 कोशिका। फिर जो 8 कोशिका है वो प्रत्येक कोशिका फिर से विभाजित होकर के 16 कोशिका बना लेती है। कितनी कोशिका बना लेती हैं? 16 कोशिका बना लेती हैं, जिनमें से 8 बाह्य परत व 8 आंतरिक परत बनाती हैं। जैसे अपन बात करें, ये बाह्य परत में 8 कोशिका रहेंगी,
और ये ऐसे ही 8 कोशिका आंतरिक परत में रही। ये ऊपर वाली कोशिका बन गई, ये 16 कोशिका बन गई। ये बाह्य परत का निर्माण, जैसे अपन इसको दोबारा समझते हैं, ये बाह्य परत हो गई इसकी, और ये इसकी आंतरिक परत हो गई। इस तरह ये बड़ी वाली कोशिका कौन सी, शीर्षस्थ कोशिका हो गई, 8 कोशिका बन गई। ठीक है, बाह्य परत और आंतरिक परत का निर्माण कर लेती है। बाह्य परत की जो कोशिकाएं हैं वो अपनत विभाजन द्वारा बाह्य त्वचा बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, अपनत विभाजन से बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। बाह्य त्वचा यानी हाइपोडर्मिस का निर्माण करती हैं। और आंतरिक कोशिकाएं पत्राधार, बीज पत्र के पर्ण विभजोतक और प्राक एधा बनाती हैं। ये कोशिकाएं क्या क्या बनाएंगी, बीज पत्राधार, बीज पत्र के पर्ण विभजोतक और प्राक एधा बनाती। बाह्य कोशिका अपनत विभाजन द्वारा बाह्य त्वचा बनाती हैं। आंतरिक कोशिकाएं बीज पत्राधार, बीज पत्र के पर्ण विभजोतक का व प्राक एधा का निर्माण करती है। अब ये आधारीय कोशिका है, ये कौन सी, आधारीय कोशिका अनेक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक लंबा निलंबक बना लेती है। एक लंबा ऐसे, ये लगातार ऐसे विभाजित होकर के एक लंबा निलंबक बना लेंगे। जैसे हम बात करें इस तरह से एक लंबा निलंबक बना लेती है, ऐसे इस तरह से लंबा निलंबक बना लेती हैं। निलंबक की अंतिम कोशिकाएं, ये जो लास्ट वाली कोशिकाएं इस तरह से चूस्कांग का निर्माण करती हैं, चूस्कांग बनाती, जो भ्रूणपोष से पोषक पदार्थों को अवशोषित करती हैं। निलंबक के भ्रूणीय सिरे की ओर स्थित जो कोशिका होती हैं, ये मूलांकुर का निर्माण करती हैं। ये वाले आगे चल करके क्या बनाती हैं, मूलांकुर बनाती हैं, मूलांकुर का निर्माण करती हैं। जो शीर्षस्थ कोशिका है, अब ये शीर्षस्थ कोशिका लगातार विभाजनों के द्वारा पहले तो ये गोलाकार बनेगी, गोलाकार से बाद में हृदयाकार बन जाएगी, हृदयाकार से अंत में 2 बीज पत्रों में ऐसे टूट जाएगी, 2 बीज पत्रों में विभक्त हो जाती है। बीज का जो प्रांकुर है उसका निर्माण कर लेती है। एक बीज पत्रियों में प्रांकुर पार्श्व में स्थित यानी बगल में होता है। एक परिपक्व भ्रूण जो होता है उसके अंदर 2 तो बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं, बीज पत्र। एक भ्रूणीय अक्ष होता है और ये बीज पत्रोपरिक व बीज पत्राधार वाला भाग पाया जाता है। बीज जब अंकुरित होता है तो अंकुरण के समय प्रांकुर से तो प्ररोह बनता है, प्रांकुर से तो क्या बनता है, प्ररोह बनता है, और मूलांकुर वाले भाग से मूल का निर्माण होता है, जो अंकुरण के बाद मृदा से पोषक पदार्थ ग्रहण करके क्या करती हैं, पौधे को उपलब्ध कराती हैं। अब हम इस जो भ्रूण का परिवर्धन है इसको इस डायग्राम से समझते हैं। अपने बुक में एक डायग्राम है, उसके द्वारा समझते हैं। प्रथम विभाजन से या युग्मक संलयन से क्या बना, युग्मनज बना। क्या बना, युग्मनज बना। युग्मनज से 2 कोशिका बनी, 2 कोशिका बन गई। एक तो शीर्षस्थ या भ्रूणीय कोशिका और दूसरी आधारीय कोशिका। ठीक है। अब जो शीर्षस्थ कोशिका है ये विभाजन ऐसे कर रही है,
पहला विभाजन हुआ जिससे 2 कोशिका बनी, 2 से फिर 4 बन गई, 4 से ये ऐसे 8 बन गई। ठीक है, 4 से कितनी बनी, पहले 1 से 2 बनी, 2 से ये 4 हो गई और 4 से 8 हो गई। ठीक है, अब ये जो 8 कोशिकाएं बन गई, फिर इन 8 से कितनी बन जाएंगी, 16 कोशिकाएं बन जाएंगी, जिनमें से 8 कोशिका तो चारों ओर और 8 कोशिका भीतर की ओर। जो बाहर की 8 कोशिकाएं हैं वो तो बाह्य त्वचा का निर्माण करेंगी, और अंदर की जो 8 कोशिकाएं जो अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, जो अंदर की 8 कोशिकाएं हैं, ये 8 कोशिकाएं अपना विभाजन द्वारा बाह्य त्वचा बना रही हैं, और जो भीतर की 8 कोशिकाएं वो बीज पत्राधार, बीज पत्र के पर्ण विभ्योतक का और प्राक एधा का निर्माण करती हैं। तो देखो यहाँ पे भाई ये एक 2 कोशिका बनी, इनमें से ऊपर वाली शीर्षस्थ कोशिका, नीचे वाली आधारीय कोशिका। अब ये शीर्षस्थ कोशिका अनुदैर्घ्य विभाजन की 2 विभाजन अनुदैर्घ्य करती है, जिससे 4 कोशिका बनती हैं, और 4 कोशिकाओं से फिर एक क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इनमें ये 4 कोशिकाएं इधर हैं, 4 कोशिकाएं इसके पीछे, आपको 8 नहीं दिखाई दे रही, केवल 4 दिखाई दे रही है, 4 इसके पीछे हैं। अब इनमें से 8 कोशिकाओं में से फिर दोबारा से प्रत्येक विभाजन करके 16 कोशिकाएं बना लेंगी, जिनमें से 8 कोशिका तो बाहर की ओर और 8 कोशिका भीतर की ओर स्थित होती हैं। 8 कोशिकाओं का जो समूह जो बाहर की ओर होता है वो तो बाह्य त्वचा बनाता है, और अंदर वाला है वो बीज पत्राधार, बीज पत्र के पर्णविभ्योतक का और प्राक एधा का निर्माण करता है आगे चल करके। और जो ये नीचे वाली जो कोशिका है ये लगातार अनुप्रस्थ विभाजन करते हुए एक लंबा निलंबक बना लेती है। ये क्या है, ये लंबा क्या बना लिया, एक निलंबक बना लिया। ये क्या बना लिया, निलंबक। अब निलंबक का जो अग्रिम जो छोर है, अभी देखो धीरे धीरे ये यहाँ से विभाजित होने लग गए। अब 2 बीज पत्र बन गए, और ये जो नीचे का निलंबक है इसने क्या बना लिया, मूलांकुर बना लिया। अब एक जो परिपक्व बीज होता है उसमें 2 तो बीज पत्र होते हैं, बीज पत्राधार होता है, और ये मूलांकुर वाला क्षेत्र होता है, ये जो और प्रांकुर वाला क्षेत्र होता है। प्रांकुर तो क्या बनाता है, प्रांकुर तो रो का निर्माण करता है, और मूलांकुर क्या बनाता है, मूल का निर्माण करता है। इस पाठ का आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आपको